जीवों में जनन की अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन की विधि के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने बताया कि यह एकल जीव जनन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन जनन की बहुत सामान्य और सरल प्रक्रिया है। सभी प्रकार के पौधों में अलैंगिक जनन के द्वारा गुणन होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। इसके अंतर्गत केवल एक ही जीव अर्थात एक जनक सिंगल पेरेंट जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अतः अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, अतः यह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उसमें अलैंगिक जनन या प्रमुख लक्षण इसका है कि अलैंगिक जनन एक जनकी होता है, यूनिपेरेंटल होता है। अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन ही होता है। संतत आकारिकी एवं आनुवंशिकी में जनक के समान होता है। अलैंगिक जनन में जीवों का गुणन तीव्रता से होता है। युग्मक निर्माण नहीं होते, निषेचन नहीं होता। गुणसूत्र की संख्या संतत एवं जनक में एक समान होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन भी कहते हैं। क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार की विविधता की संभावना नहीं रहती है या कम पाई जाती है। म्यूटेशन वगैरह अगर ना हो तो इस प्रकार का कोई विविधता नहीं उत्पन्न होती। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के इसके मुख्य 5 प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। इसकी विधियां: पहला द्विविभाजन बाइनरी फिशन मेथड, दूसरा बीजाणु जनन विधि स्पोरुलेशन मेथड, तीसरा मुकुलन विधि या बडिंग मेथड, चौथा कलिका विधि जेम्यूल मेथड, पांचवा खंडी भवन के द्वारा बाई फ्रेगमेंटेशन। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रमुख 5 विधियां होती हैं। अब इनको एक एक विधि के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला द्विविभाजन या बहुविभाजन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। यह विखंडन की प्रक्रिया अनुकूलतम कंडीशन में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और जहाँ पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है ऐसी सामान्य अवस्था में होता है। बैक्टीरिया कोशिका में विखंडन से पहले डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, रेप्लिकेशन होता है। तत्पश्चात कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार निर्मित दोनों संतत कोशिकाएं सभी लक्षणों में समान होती हैं। यह प्रक्रिया द्विविभाजन कहलाती है। इस प्रकार से बैक्टीरिया की कोशिका सामान्य अवस्था में, सामान्य दशा में, अनुकूल परिस्थिति में 20 मिनट में विखंडित हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जनक के सदस्य की मृत्यु नहीं होती। जो जनक है वह 2 समान संतति में बंट जाता है, लेकिन जनक का पृथक जीव के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
केंद्रक के विभाजन के बाद जनक के शरीर का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है कि पूरा शरीर या तो लॉन्गिट्यूडिनल अनुलंब रूप से बढ़ता है या अनुप्रस्थ रूप से ट्रांसवर्स मेथड से बढ़ता है। जैसे युगलिना में या अनुलंबन विधि के द्वारा शरीर बीच से बढ़ जाता है। केंद्रक पहले दो भागों में बढ़ जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और इसके बाद पूरा शरीर दो पृथक संतत में बट करके अलग हो जाता है। किंतु द्विविभाजन की एक दूसरी भी विधि है कि कोशिका बीच से ट्रांसवर्स रूप से बढ़ती है, जैसे सामान्य रूप से बैक्टीरिया में होता है। दूसरा मेथड बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन होता है। बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। बीजाणु पतली भित्ति की हल्की सूक्ष्म एक कोश की संरचनाएं हैं। बीजाणु परिपक्व अवस्था में अनुकूल परिस्थिति में जनक से पृथक होकर नए जीव में विकसित होते हैं। हल्का होने के कारण बीजाणु का प्रकीर्णन सरलतापूर्वक हो जाता है। बीजाणुओं का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होते हैं। बीजाणु के अंकुरण के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण मुख्यतः कवक, शैवाल आदि में होता है। यूलोथ्रिक्स में बनने वाले चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु, चल बीजाणु को जूस्पोर्स, अचल बीजाणु को एप्लेनोस्पोर कहते हैं। दरअसल चल बीजाणु में कशाविकाएँ होती हैं, कशाव होते हैं, जिसके द्वारा फ्लैजला, जिसके द्वारा वो स्पोर गति कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। अचल बीजाणु में कशाविकाएँ नहीं होती, एप्लेनोस्पोर होते हैं। इनमें जो भित्ति है इनकी वो बहुत पतली होती है। शुद्ध बीजाणु हाइप्नोस्पोर, निश्शेष बीजाणु एकाइनिड्स तथा पेंसिलियम एस्परजिलस में कोनिडिया के द्वारा भी जनन होता है। तो जनन की प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया बीजाणु जनन के द्वारा बहुत सरलतम पौधों जैसे कवक में, शैवाल में सामान्य रूप से पाई जाती है। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, एप्लेनोस्पोर कोशिका में जीवद्रव्य इकट्ठा होकर के पहले केंद्रक विभाजन करता है और उनके चारों तरफ जीवद्रव्य इकट्ठा होकर के एप्लेनोस्पोर का निर्माण करता है, जो कोशिका भित्ति के फटने पर ये अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हाइप्नोस्पोर होता है, उनके जीवद्रव्य के चारों तरफ कठोर कवच खोल बन जाती है और अनुकूल परिस्थिति में यह विकसित होकर के नए जीव को जन्म देती है। इस प्रकार से एक वेजिटेटिव सेल में कोशिका भित्ति के चारों तरफ मोटी खोल बन जाती है जो एकाइनिड्स कहलाते हैं और उसके अंदर केंद्रक और जीवद्रव्य सुरक्षित रहता है। अनुकूल परिस्थिति में ये प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये एकाइनिड्स नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ एप्लेनोस्पोर दिखाया गया है। एप्लेनोस्पोर पतली कोशिका भित्ति से सुरक्षित रहता है और कभी कभार ऐसा भी होता है प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका से ढेर सारा मात्रा में म्यूसिलेज का स्रावण होता है, श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावण होता है और इसमें बहुत सारे एप्लेनोस्पोर सुरक्षित रहते हैं इसमें म्यूसिलेज के अंदर।
अनुकूल परिस्थिति में आने पर और ये अलग अलग पौधे को जन्म देते हैं। इसको पामेला स्टेज भी कहते हैं, पामेला अवस्था कहते हैं। ये यूलोथ्रिक्स में प्रजनन की सामान्य विधि होती है। तो इस प्रकार से यूलोथ्रिक्स में ही जनन की विभिन्न विधियों को प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है, जिसमें एप्लेनोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, एकाइनिड्स और पामेला अवस्था में जनन की प्रक्रिया या बीजाणुओं का निर्माण होता है। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट में प्रमुखता से होती है। ईस्ट में प्रमुखता से होती है। इसके अंतर्गत जनक कोशिका से नए जीव की उत्पत्ति एक या अनेक बाह्य वृद्धि के रूप में निर्मित छोटी रचनाओं द्वारा होती है। केंद्रक, जनक कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बंट जाता है और एक अगुणित केंद्रक इस बाह्य वृद्धि या उभार में आ जाता है और यह उभार धीरे धीरे बढ़ करके नई कोशिका बना लेता है और बाद में यह मातृ कोशिका से अलग होकर के पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। अनुकूल परिस्थितियों में मुकुलन 2 से 4 दिन में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मुकुलन की क्रिया ईस्ट में सामान्यतः प्रजनन की प्रक्रिया होती है और कभी कभार ये बहुत सारे मुकुल मात्र कोशिका से जुड़ करके एक लंबी संरचना, बहुत सारा एक समूह कोशिकाओं का बना लेते हैं और इस समूह को स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं। स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, आभासी कवकजाल कहते हैं। अगले जनन की विधि कलिका निर्माण, चौथा बड फॉर्मेशन है। कुछ पौधों की पत्ती एवं तने के अग्रभाग एपिकल पोर्शन पर कुछ बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निर्मित होती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। और ये जेम्यूल जनक से पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रत्येक जेम्यूल में 8 से 12 कोशिकाएं होती हैं। इनमें लंबवत या अनुप्रस्थ पट स्थित होते हैं, जैसे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में जेम्यूल के द्वारा इस प्रकार का जनन पाया जाता है। पांचवा खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन की प्रक्रिया। स्पाइरोगायरा एवं यूलोथ्रिक्स में खंडी भवन की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया में जो थैलस या पूरा शरीर होता है कोशिका, उसका शैवाल का, उसे सूखा या थैलस कहते हैं, अनेक भागों में किसी बाह्य शक्ति के कारण टूट जाते हैं और टूटा हुआ प्रत्येक भाग पुनरुद्भवन के द्वारा नई वयस्क संतति में विकसित हो जाती है। इस प्रकार का जनन वैकेरिया, क्लेडोफोरा आदि में भी मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार से अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया। अलैंगिक जनन के कुछ लाभ के बारे में भी यहाँ पॉइंट आउट किया गया है। जैसे पहला, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतत आकारिकी एवं आनुवंशिकी में जनक के बिल्कुल समान होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली ये एकदम जनक के समान, अपने पेरेंट के समान होते हैं। संतत में गुणसूत्रों की संख्या
जनक के समान होती है। इसको हम पहले भी बता दिए कि ये क्लोन कहे जा सकते हैं। इसमें युग्मक के निर्माण, भ्रूणी विकास आदि की प्रक्रियाएं नहीं होती, अतः गुणन तीव्रता से होता है या एक ही जनक के द्वारा इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया हो जाती है और अनेक पौधों जैसे शैवालों में या अनुकूल परिस्थितियां व्यतीत करने का साधन भी होती है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण या ड्रॉबैक है इसका कि इसमें आनुवंशिक संरचना में विविधता नहीं होती और इसमें जनक की निरंतरता से संतति दुर्बल हो जाती है। अलैंगिक जनन में अलसूत्री विभाजन नहीं होता है और न इसमें नए आनुवंशिक लक्षणों के विकास की अधिक संभावना होती है, जिससे नई प्रजाति का विकास नहीं हो पाता है। तो ठीक है।